नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी के रण में चौथे चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा चुनाव का कारवां आधे से अधिक रास्ता पूरा कर लेगा। 3 चरणों के चुनाव में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि आगे 3 चरणों में जो जितनी अधिक सीटें निकाल पाएगा, उसके सत्ता में आने की संभावना उतनी ही ज्यादा प्रबल हो जाएगी। 18वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 3 चरण के चुनाव में 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे चरण में आज 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही 403 विधानसभा क्षेत्रों में से पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के साथ साथ मध्य यूपी व अवध के कुछ क्षेत्रों के 231 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। यानी प्रदेश के आधे मतदाता अपना जनादेश सुना चुके होंगे। बाकी के 3 चरण में 172 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव बाकी हैं। चौथे चरण का मतदान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल सहित कई दिग्गज नेताओं का प्रभाव की अग्नि परीक्षा लेगा। राजधानी लखनऊ से विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पूर्व आईपीएस अधिकारी राजराजेश्वर सिंह और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मैदान में है। तो हरदोई से निवर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल और ऊंचाहार से पूर्व मंत्री मनोज पांडे अपना सियासी भाग्य आजमा रहे हैं। जारी है और ऐसे में चौथे चरण का मतदान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर व पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल सहित कई दिग्गज नेताओं के प्रभाव की आज अग्नि परीक्षा लेगा। तो इस चरण में और बांदा से सीधे हमारे साथ संवाददाता देवा सिंह जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। देवा सिंह, जिस तरीके से अगर बांदा का जिक्र किया जाए, बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में इन चारों विधानसभा सीटों के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? इस समय हम तिलवारी विधानसभा में मौजूद हैं। तिलवारी विधानसभा में यहाँ बांदा की जो 4 सीटें हैं, उन चारों सीटों पे जो है लगातार जो है बीजेपी कायम थी चारों सीटों पे। लेकिन इस बार जो है देखने वाली बात है कि क्या जो है इस बार जो है जनता का क्या मूड है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि जो है किस तरह से जो है किस मुद्दे पे ये लोग जो है वोट करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपको? किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? भैया तो इन्होंने अखिलेश का नाम दिया कि अखिलेश सरकार चाहते हैं। भाई साहब, वोट दिया आपने? किस मुद्दे पे वोट दिया? महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो है इन्होंने वोट दिया। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करूंगा। जी जी। और यहाँ लगातार जो है वोटिंग जारी है। चौथे चरण का मतदान चल रहा है। जी जी योगेश जी, बिल्कुल, चौथे चरण का मतदान जारी है और ऐसे में लगातार लोग मतदान करने आ रहे हैं। देवा सिंह, अगर वहां पर देख जी चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा देवा सिंह से, तो आपको बता दें कि चौथे चरण में पीलीभीत, बरखेड़ा की जो विधानसभा सीट है, बरखेड़ा, पूरनपुर और विशालपुर, पलिया, निघासन समेत कई विधानसभा सीटें हैं। और इसके साथ ही एक बार फिर से हमारे साथ बांदा से देवा सिंह जुड़ चुके हैं। देवा सिंह, जिस तरीके से अगर वहाँ के लोगों से आप बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से आप बात करने की कोशिश कीजिए और लोग किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि दर्शकों को कुछ वहां की तस्वीरें भी दिखाएं कि लोगों में कितना जोश देखने को मिल रहा है,
वहां जिस बूथ पर आप पोलिंग बूथ पर खड़े हैं उस पोलिंग बूथ का नज़ारा क्या है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं या कि नहीं? क्योंकि कई जगह से, जैसे पीलीभीत से एक खबर सामने आई कि वहां पर 2 घंटे में केवल 5 वोट ही पड़े हैं। तो ऐसे में तस्वीरें साफ करिए आप भी अपने विधानसभा जहां जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं वहां का क्या नज़ारा कह रहा है कुछ? जी, मैं वहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वहाँ का नज़ारा दिखा, किस तरह की भीड़ है यहाँ पोलिंग बूथ में। और पोलिंग बूथ में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ लोगों में काफी उत्साह है और उत्साह देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ जो है कुछ महिलाएं हैं जो मतदान करके आई हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या वोट दिया आपने? अच्छा, किस मुद्दे पे वोट दिया? हमें जो मुद्दा सुविधाजनक होगा उसी को हम वोट देंगे। आपने वोट डाला? किस मुद्दे पे वोट डाला? जिसमें ब्राह्मण का रिश्तेदार है। किसकी सरकार चाहती हैं आप? देवा सिंह, इनसे केवल ये पूछिए इनके मुद्दे क्या है, क्योंकि तमाम सारे इनके महंगाई के मुद्दे किसकी सरकार चाहते हैं? ठीक। तो देखा आपने, लगातार यहाँ जो है वोट डाल के लोग आ रहे हैं और सरकार जो है मुद्दे तो जो लोग वोट डाल रहे हैं, विकास मुद्दे को वोट डाल रहे हैं। लगातार जो है पांडे जी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, भीड़ में अच्छा खासा जोश है। यहाँ जो चौथे चरण का मतदान जारी है और लगातार यहाँ भीड़ है और लगातार जो है भीड़ को देखते हुए देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ मतदान हो रहा है। यहाँ मुस्तैदी से लगातार जो है लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल देवा सिंह, लेकिन अगर बांदा सदर विधानसभा सीट का जिक्र करें तो ये काफी चर्चित रही है, क्योंकि अगर यहाँ का जिक्र करें तो ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी के वजह से भी कुछ इस सीट का वर्चस्व को लेकर के जिक्र करें। और लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले यानी 2017 में इस सीट पर कब्जा किया था, अगर वर्तमान के हालातों को देखें तो क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं इस सीट पर? देखिए, 2017 में यहाँ बांदा बुंदेलखंड की चारों सीटों पे जो है बीजेपी का परचम लहराया था और यहाँ जो है बीजेपी ने चारों सीटों पे जो है कायम किया था। चारों सीटें जो बांदा जिले की विधानसभा में 4 सीटें हैं, बांदा, आपकी फुलवारी और आपकी नरैनी और आपकी जो है 4 सीटें हैं यहाँ। और चारों सीटों पे जो है यहाँ जो है बरेली जी, यहाँ पर लगातार जो है बीजेपी कायम की। और यहाँ देखने वाली बात है इस बार की 2022 का मतदान शुरू है। 2022 में किस तरह से जो है किसका परचम लगाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ देवा सिंह जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से बांदा का जो हाल बता रहे हैं और लगातार अगर बांदा का हम जिक्र करें तो दरअसल उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद केन नदी के किनारे पर स्थित है और जनपद की सदर सीट को वीआईपी सीट भी माना जाता है। बांदा विधानसभा में हिंदू मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाता की संख्या भी मौजूद है वहां पर। और बांदा की सदर विधानसभा सीट को सबसे ज्यादा कांग्रेस का दबदबा रहा है। यह बसपा के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कारण भी यह सीट चर्चित रही है। 2007 और 12 में कांग्रेस के धाकड़ नेता विवेक सिंह ने बसपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की थी। 2017 के चुनाव में भाजपा ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली और भाजपा प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी यहां से विधायक चुने गए। बांदा सीट से बीजेपी के प्रकाश द्विवेदी, बीएसपी के धीरज राजपूत और एसपी के मंजुला विवेक सिंह मैदान में है और मुकाबला यहां का जोरदार माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं। तिंदवारी विधानसभा सीट, नरैनी और इसके साथ ही बबेरू और बांदा सदर, इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। और इस बार जिस तरीके से मुकाबला कड़ा माना जा रहा है और आज बांदा में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। बांदा जिले में भी मतदान हो रहा है और सुबह 9 बजे तक 8.81% यहां पर मतदान हुआ है। तो चौथे चरण का अगर जिक्र करें तो कई सियासी सूरमाओं की साख दांव पर लगी हुई है। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे साथ जो बांदा से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता देवा सिंह, बुंदेलखंड ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार जीत का स्वाद चखाया था दरअसल, लेकिन क्या इस बार भी पिछली बार जैसा मुकाबला रहेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल बनता है। बांदा बुंदेलखंड का बड़ा ही अहम जिला माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां सभी 4 सीटों बांदा सदर, बबेरू विधानसभा सीट, तिंदवारी विधानसभा सीट और नरैनी पर जीत दर्ज की थी।
तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बांदा में फिर फूल खिलेगा या फिर साइकिल और हाथी बाजी मार सकती है। तो बांदा सीट से बीजेपी के प्रकाश द्विवेदी, बीएसपी के धीरज राजपूत और एसपी के मंजुला विवेक सिंह मैदान में हैं। यहां मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, जोरदार मुकाबला माना जा रहा है। और जिस तरीके से तिंदवारी का अगर जिक्र करें तो तिंदवारी से समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश प्रजापति को मौका दिया है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रामकेश निषाद को मैदान में उतारा है और बीएसपी ने जयराम सिंह को प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणी करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही नरैनी विधानसभा सीट आती है बांदा के अंतर्गत। नरैनी सुरक्षित विधानसभा में बीएसपी के गयाचरण दिनकर और बीजेपी के ओम मणि वर्मा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। एसपी की किरण देवी वर्मा चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन मुकाबला यहां द्विपक्षीय नजर आ रहा है। यहां पर लोगों की जो राय है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही बबेरू विधानसभा सीट भी बांदा के अंतर्गत ही आती है, बांदा जिले में ही है। यहां बबेरू विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह पटेल और यहां कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। बीएसपी ने यहां से रामसेवक शुक्ला को उतारकर ब्राह्मण वोटों में सेध लगाने की कोशिश की है। वहीं एसपी ने विशंभर सिंह यादव मुकाबले को त्रिकोणी बना चुके हैं। और सीधे ले चलेंगे अब आपको सीतापुर। सीतापुर में भी आज मतदान हो रहा है। वहां से हमारे संवाददाता अनूप सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर सीतापुर का जिक्र करें, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां पर लोग किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने आ रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के वो मतदान करने आ रहे हैं, और दूसरी बात कि वहां का जो माहौल है, वहां की जो स्थिति है, क्या कुछ कह रही है। जी योगेश जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस समय सीतापुर जनपद के विधानसभा मिश्रिक में खड़ा हूं, जहां पर ये 8 है, जहां पे पोलिंग बूथ है। ठीक है अनूप, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे और सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां पर राजनाथ सिंह की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से मतदान करने पहुंचे हैं। तो यूपी में चौथे चरण का मतदान जारी है और आज लखनऊ में भी मतदान हो रहा है। मतदान करके बाहर निकले हैं और वो पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने मतदान करने के बाद वो देखिए लोगों के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मतदान कर पोलिंग बूथ से बाहर मौजूद है लोगों के बीच में। बात करने की कोशिश की जा रही है हालांकि पत्रकारों के द्वारा, लेकिन तो सीधी तस्वीरें हम आपको ये लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह मतदान करने पहुंचे हैं। तो राजधानी लखनऊ में भी आज वोटिंग हो रही है और इसी कड़ी में सुबह से ही लगातार मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। सभी जनसेवक भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये राजनाथ सिंह भी मतदान करने पहुंचे थे, जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और सीधे चलेंगे अब एक बार फिर से सीतापुर, अनूप का रुख करेंगे। अनूप आवाज मिल पा रही है? जी सर। अनूप, बिल्कुल वहां की स्थिति क्या है, वहां की स्थिति दिखाइए दर्शकों को। और वहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है या फिर सब वैसे ही चल रहा है कि अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़े समय बाद निकलेंगे, और लोगों के क्या मुद्दे हैं वहां के? यहाँ पे काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है और सुबह से ही यहाँ पे लाइन लग गई है और लगातार मतदान चलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है काफी उत्साह भी है और साथ में अपने जो विभिन्न मुद्दे ग्राम पंचायत या विकास क्षेत्रों की रखते तो दिमाग में मतदान कर रहे हैं। और हमारे साथ में इस समय मौजूदा मैं मिश्रिक विधानसभा की 8 में खड़ा हूं, जहां पर ये सब लोग निकल रहे हैं मतदान करके, और साथ ही इनका काफी उत्साह भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जी
अनूप, वहां पर मौजूद लोगों से कुछ बात करिए, बात करने की कोशिश करिए कि किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान करने आए हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और अगली सरकार वो किस तरीके की चाह रहे हैं। आप मतदान करने जा रहे हैं? अभी नहीं। मतदान कर चुके कि नहीं किया? अभी नहीं किया। अच्छा, ये बताइए किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे, क्या आपके दिमाग में चल रहा है? जो पार्टी ठीक रहे उसका मतदान कर दूँ। अच्छा, आपका क्षेत्र या वैसे कोई विकास मुद्दे से लेकर क्या नाम है? तो हमारे साथ एक मतदान करने वाले मौजूद आए थे और उनसे पूछा, तो हालांकि उनका तो जवाब कुछ वैसा रहा। और भी हमारे साथ में आ रहे हैं भाई साहब, उनसे भी पूछते हैं। आइए, आप आइए ना साहब, आप आइए। हमारे साथ में और भी जुड़ चुके हैं। किस मुद्दे पे आप मतदान करने जा रहे हैं, विकास को लेकर या किसी और विकास को लेकर? जैसे कि कौन सा विकास आपके क्षेत्र का रह गया या कराना चाहते हैं? विकास तो सारे पड़े हुए हैं, रोड चौड़ीकरण होनी है, यही सब विकास के मुद्दे हैं। और भी कुछ दिमाग में चल रहा है? दिमाग तो सारे चल रहे, कहाँ सुनवाई हो रही। हमारे साथ में और भाई साहब है, आप बताइए किस मुद्दे पर मतदान करने जा रहे हैं? विकास होना चाहिए। जैसे कैसा विकास? जैसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, काम भी हो रहे हैं, नहीं हुए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? तो हमारे साथ में भाई साहब जुड़े थे जिन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम वोट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर अनूप सीतापुर का जिक्र करें तो सीतापुर में 7 विधानसभा सीटें हैं और जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी पैठ बनाई अपनी, एक जिस तरीके से वहां से विधायक चुन करके गए और भारतीय जनता पार्टी के झोली में लोगों ने झारा वोट डालने का काम किया। लेकिन अगर इस बार का, इस दफा का जिक्र करें तो पूरे सीतापुर में जिन जिन विधानसभा चुनाव, सातों विधानसभा सीटों का जो अगर हाल जानने की कोशिश करें तो वहां का सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहा है? इस बार समाजवादी पार्टी कुछ सेंधमारी कर पाएगी या नहीं? योगेश पांडे जी, मैं बताना चाहूंगा, सीतापुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभाओं में 6 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जहां पर समाजवादी और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखी जा रही है और 3 विधानसभाओं में 2 ऐसी विधानसभाएं जैसे कि सिधौली है और महमूदाबाद है, जहां पर भाजपा की सीट निकलने की संभावना काफी जताई जा रही है। और हालांकि जो 6 विधानसभाएं पड़ती हैं उन विधानसभाओं में भाजपा और बीजेपी और सपा की ही टक्कर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि सीतापुर जनपद में सुश्री मायावती जी के जो है कैंडिडेट काफी प्रभावी उतारे गए हैं, जो कि इंजीनियर या डॉक्टर या प्रोफेसर ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिकल में कभी भी उनका मतलब नहीं रहा है और इस बार विधानसभा चुनाव में आए हैं और काफी ताकत के रूप में। ठीक है अनूप, यहाँ पर रोकेंगे। अनूप, आपको यहाँ रोकेंगे और सीधे लखनऊ ले चलेंगे जहाँ पर राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी कमोबेश इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। सर 9% वोटिंग परसेंट जो कम रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। यह हमें आम लोगों से अपील करना है। अखिलेश यादव 85-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। चौथा चरण का चुनाव है सर, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोबेश 1 सीट 2 सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त 300 प्लस क्यों? हाँ, 300 प्लस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है। सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे उसके सामने हैं और प्रदेश की जनता जानती है कि सुशासन और विकास के मोर्चे पर
सबसे कामयाब, सबसे अव्वल यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। सभी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बाप रे बाप। सत्ता पर काबिज होने जा रही है और 300 से ज्यादा सीटें एक बार फिर से लाएगी उत्तर प्रदेश में। पिछला रिकॉर्ड एक बार फिर से कायम करेगी। 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। अनूप के पास एक बार फिर से चलेंगे। सीतापुर, अनूप, सीतापुर का जिक्र कर रहे हैं। यहां से राधेश्याम जायसवाल 4 बार विधायक रहे हैं सीतापुर विधानसभा सीट से ही, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2017 में इस सीट को छीन लिया था, और उसके बाद अब एक बार फिर से यह माना जा रहा है कि यहां पर जो छत्रपों का जो मुकाबला है वो काफी रोचक और दिलचस्प नजर आ रहा है। जी योगेश जी, मैं बताना चाहूंगा, सदर विधानसभा 146 से 4 बार विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल, इस बार भी सपा से दावेदार हैं और कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही में जो भाजपा के कैंडिडेट पहली बार इस क्षेत्र में उतरे हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों के टिकट वोट काटने में साकेत मिश्रा, जो कि उनका चुनाव निशान सिलेंडर है, वो भी काफी मेहनत क्षेत्र में किया है। मगर टक्कर जो अगर देखी जाए तो सपा और बीजेपी की ही कुल मिला के मानी जाती है। और इस बार अगर जो जनता का रुझान देखा जाए तो राधेश्याम जायसवाल की ही तरफ कहीं ना कहीं झुकाई देगा ही पड़ रहा है। बिल्कुल अनूप, अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिक्र किया जाए या कोविड के नियमों का पालन कराने का जिक्र किया जा रहा है, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के देखा जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? कोविड के नियम के लेकर जहां हर पोलिंग बूथ पे आशा बहु बैठा दी गई है। यहाँ पे जो भी आ रहा मास्क लगा के आ रहा है, साथ ही में उनको पॉलीथीन हाथ में दी जाती है कि किसी प्रकार से कोविड के गाइडलाइन को मतलब अनफॉलो मत किया जाए, फॉलो करके ही यहाँ पे कार्य किया जाए। पुलिस भी चप्पे चप्पे पे मुस्तैद कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और एसपी या आरपी सिंह का स्पष्ट रूप में आदेश है कि कोई भी पोलिंग बूथ के अंदर कैमरा या मोबाइल लेकर नहीं प्रवेश होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए थे सीतापुर से। तो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी वो भी चाक चौबंद हैं और लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो सीतापुर में जिस तरीके से मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सीतापुर में इस बार भी जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। इधर से सीतापुर विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा की जीत हुई थी, और इससे पहले यहाँ पर सपा से विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल 4 बार से जीत रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने मोदी लहर में उनको हराया था। और इस बार इस सीट पर 9 सीटों में स्थानीय छत्रपों के रोचक मुकाबले नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको कि बीजेपी में साल 2017 में इस सीट पर शानदार प्रदर्शन किया था, और वह 9 में से 7 सीटों, जिसमें सदर, महोली, हरगांव सुरक्षित है, जो कि बिस्वा, सेवता, मिश्रिक और लहरपुर पर कमल खिलाने में सफल हो गई थी। जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा था। सपा ने महमूदाबाद तो बसपा ने सिधौली सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज की थी। और इस बार चुनाव में सपा सभी सीटों पर मुख्य मुकाबले में मानी जा रही है। कुछ सीटों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों, मतलब जिसमें सदर, मिश्रिक, महोली, सेवता, बिस्वा, महमूदाबाद और सिधौली पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के इन किलों को भेद दिया था, और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी एक ही सीट से कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ा था। तो सीतापुर विधानसभा में भी आज मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर भी अगर जातिगत आंकड़ों का जिक्र किया जाए, क्योंकि जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से सियासी पार्टियां जातिगत आंकड़ों को साधने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, और सुधांशु त्रिवेदी ये सीधे आपको दिखा रहे हैं कि मतदान करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें
ये मतदान केंद्र से, जहां पर मतदान करने पहुंचे हैं। सुबह से ही लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मतदान किया, मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मतदान किया और तमाम सारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने मतदान किया। अभी आप देख रहे थे कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मतदान करने पहुंचे थे और वो मतदान करके वहां से निकले। और ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा दे रहे हैं। ये सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि मतदान कर बाहर निकल रहे हैं मतदान करके। ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी मतदान किया है। तो लगातार सुबह से ही लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच करके मतदान करते नजर आ रहे हैं। होता है, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आएं और अपना मतदान करें। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी की सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए मतदान में कोई शिथिलता न बरतें, सक्रियता से आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। सर, जैसे जैसे इलेक्शन जो मतदान बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है, बयानों का दौर भी तेज हो रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ पे ठीक नहीं है, हमने तो शतक लगा लिया और उसके बाद अब जो है बीजेपी भी पूरा दावा कर रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के दावे कर ले, ज्यादा पुराने दिन की बात नहीं है। 10 मार्च को सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसके दावे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी मोहर लगाई है। मायावती जी ने कहा है कि जो पूरी तरीके से प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उन्होंने जॉब क्रिएट नहीं कर पाए और यही वजह है कि माइग्रेट होना पड़ा। देखिए, आज मतदान का दिन है तो मैं इन राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी न करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उसे भली भांति पता है कि उसका हित कहां पर है, वो तदनुसार ही वोट करेगी। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम लखनऊ की धरती पे खड़े हैं, जो तहजीब, नज़ाकत, नफासत की धरती मानी जाती है। तो यहाँ की तहजीब के हिसाब से कौन उपयुक्त है, यह लखनऊ की जनता भी भली भांति समझती है। त्रिवेदी को जो कि मतदान करने के बाद बाहर निकले मतदान केंद्र से और वो साफ तौर पर वो कह रहे थे कि लखनऊ के लोग जानते हैं कि मतदान किसे करना है। और सीधे रुख करेंगे अब लखीमपुर का, जहां से हमारे संवाददाता फारूक हुसैन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। फारूक हुसैन, आप जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, पोलिंग बूथ का नज़ारा क्या है? सबसे पहले तो ये हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं और उसके साथ ही वहां पर अगर लोग मौजूद हों तो लखीमपुर खीरी के लोगों से भी ये जानना चाहेंगे हम कि किस तरीके से वो किन मुद्दों को लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि लखीमपुर खीरी काफी सुर्खियों में रहा है। और ऐसे में आज जब लोग घरों से मतदान करने के लिए निकले तो क्या मुद्दे हैं उनके? जैसे विधानसभा चुनाव का मतदान चौथे चरण का शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाइए किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था हम कैमरामैन साहब से कहेंगे कि दिखाइए। सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से दिखाई गई है कि बिल्कुल कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह देखी गई है, कोविड-19 का पालन कर गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी नजर आ रहे हैं और सभी से पालन भी करवाया जा रहा है। और यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अगर आपको और एक बार फिर से लखीमपुर का रुख करेंगे, फारूक हुसैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फारूक हुसैन, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है फारूक हुसैन? जी बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, आप वहां का नजारा दिखाइए, वहां पर लोग अगर हों तो उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिए। जी बिल्कुल। आपको जिस तरीके से यहाँ पर लखीमपुर खीरी जिले में मतदान सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो चुका है और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं मतदाताओं की। और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगाई गई हैं मतदाताओं की और अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे मतदाताओं से कुछ बातचीत भी करना चाहूंगा, आखिर वो किस मुद्दे पर आज इस बार वोट करेंगे और किसको जीत का सेहरा पहनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका?
इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव का मत का प्रयोग करेंगे? चलिए आप बताइए, आप किस मुद्दे पर इस बार चुनाव वोट डाल रहे हैं आप? चलिए, यहाँ पर कोई बात करने की तैयार नहीं। मैं और लोगों से भी चाचा, आप किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे? ये मोदी सरकार में डॉक्टर लोग जितना है तो मरीज भेज पैसा, मरीज भेज के प्राइवेट इलाज होता है तो 10,000 ले लिया, 20,000 में भेज देता है सब फट से मरीज को। नहीं, मुद्दे की बात करें तो क्या मुद्दा रहेगा? विकास कार्य मुद्दा रहेगा या आपको दवाई दो अच्छी से और अच्छे से देखभाल करो। चलिए, चाचा का कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो बेकार हो चुकी है उस पर ध्यान दिया जाए। आप बताइए, आप चाचा बताइए किस तरीके से आप किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? विकास कार्य के इधर देखिए कैमरे की तरफ हमारे। देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा मेन मुद्दा महंगाई का। जी जी, अगर महंगाई है और हर आदमी की पहुंच से बाहर, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं, सपोज कर लीजिए कि सिलेंडर है, पहले तो फ्री में मिल गया है, ठीक, अब ये है कि 950 रुपये का, 950। अब हर एक की बस की बात तो नहीं, आदमी घूम के फिर लकड़ी के ऊपर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर महंगाई है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे। नहीं, इस बार आप किसको चुनाव, या चाहे सपा सरकार हो चाहे बीजेपी या किसका? ये तो हम अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो उसका बात। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते थे सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर मतदान केंद्र की, जहाँ पर लगातार सब अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सरकार बनती है लेकिन हमारे मत का अधिकार है, हम उस मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और इधर कुछ महिलाएं वोटर भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। क्या और ये सीधी तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं हम आपको लखनऊ से। आईडी नीचे करो भाई, थोड़ा दिख ही नहीं रही है, साइकिल ही नहीं दिख रही है। आईडी नीचे करिए। आप देखो, मेरा काम पता हुआ। इसे चौथा चरण है मतदान का, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो प्रत्येक मतदान का प्रथम चरण जब से शुरू हुआ तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम चरण के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो विजय की यात्रा है उसकी गति और तेजी के साथ में बढ़ने लगी। और मैं कह सकता हूं कि चौथे चरण के बाद जो विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा और बीजेपी की जीत का दोहरा शतक से भी ऊपर हम लोग अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी की आंधी पूरे प्रदेश में चल रही है और 7वां चरण के समाप्ति के बाद ये आंधी तूफान में बदल जाएगी और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। विकासवाद हमारा मुद्दा रहा है और विकासवाद के नाम पर आज हमने चुनाव लड़ा है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी अब हर घर में पहुंचे हैं, हर घर में उनकी तस्वीर है और हर घर में दिलों में तस्वीर है और जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो घर घर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप में ये चुनाव अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव रहा है। पहले चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे। अब की बिजली हमने दी है, 24 घंटे शहर में, 18 घंटे गांव में और 22 घंटे हम तहसीलों में दे रहे हैं। शिक्षा में सुधार हुआ है, हमने नकलविहीन परीक्षा से लेकर रोजगार परक शिक्षा तक और समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, ये तमाम पाठ्यक्रमों के परिवर्तन के बाद हमने शुरू किया है। और हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जहां 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 5 सालों में आज 32 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। जहां 2-3 हवाई अड्डे संचालित थे वहां 14 हवाई अड्डे संचालित हैं। एशिया का सबसे बड़ा जेवर का एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है, 5 एक्सप्रेसवे और 6 मेट्रो का संचालन, ये प्रदेश की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, MIM, इनका सबका योग 100 के आंकड़े को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का रिकॉर्ड स्वयं पार करेगी। 10 मार्च को जब परिणाम आने वाला होगा तो मैं कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि भी चुनाव लड़ रहे हैं वो उस दिन भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे और वो निश्चित रूप में भूतों का क्रंदन 10 मार्च को होगा और बीजेपी की जीत की होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस दिन मैंने कहा ना कि दावा कोई कर सकता है
दावा करने का अधिकार है। MIM भी कह रही मैं सरकार बनाऊंगी। देखिए केवल तस्वीर जो है मोदी जी और योगी जी की हर मतदाता के दिल में है। बाकी किसी तस्वीर का कोई महत्व नहीं। बीजेपी सारी सीटों को भारी बहुमत से जीत रही है। पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। देखिए चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की कटुता है वो भाव नहीं होने चाहिए। आपस में प्रेम, सौहार्द, एकता और समन्वय के साथ अपने अपने विचार रखने चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में तो मतदाताओं से मैं हमेशा अपील करता हूं कि अपने मतों का प्रयोग करें और जो विपक्ष है वो संवादहीनता करने के बजाय अपने जो संवाद की शैली है, वाणी का संयम है, वो न खोए। इस बार मायावती जी ने बोला है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बसपा की तरफ मूव कर रहा है। आप देखते जाओ और कौन किसकी तरफ जाता है। पूरे प्रदेश में अगर पिछली बार वो 85%, 80% मिला था, तो इस बार वो 99% की तरफ है। समाजवादी की बीजेपी गवर्नमेंट का ऐलान करके क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? बीजेपी फिर से दोबारा गवर्नमेंट बनी, अगले 5 साल। देखिए हमारा मुद्दा विकास था, विकास है और विकास रहेगा। विकास के आधार पर हम काम करेंगे और विकास के आधार पर ही हमारा चुनाव का सारा मुद्दा रहा है। अखिलेश और मयंक की मुलाकात पे थैंक यू, हो गया। आप लखनऊ से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि उनका मुद्दा विकास है, विकास रहेगा और आने वाले समय में उनकी एक अच्छी जीत दर्ज कराएंगे उनकी पार्टी, और विपक्षी दल जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो सारे धराशायी हो जाएंगे। एक बार फिर से हम फारूक का रुख करेंगे लखीमपुर से। फारूक, अगर लखीमपुर का जिक्र करें तो जिस तरीके से अगर 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार प्रदर्शन किया था वो दोहरा पाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से जो लखीमपुर की स्थिति बनी, खीरी के तिकुनिया में जो कांड हुआ, उसके बाद लगातार वहां के जो सियासी समीकरण में बदलाव नजर आया, उसके बाद समस्याएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होती नजर आई हैं। और ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना दुर्ग बचा पाना बड़ी मुश्किल और बड़ी चुनौती होगी उनके लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को एक किसानों के साथ कांड किया गया था, यहाँ पर जिसके मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को बनाया गया था जिसका आरोपी। लेकिन हाल जो देख रहे इस वक्त की मैं अगर बात करूं, जो चुनाव अपने मत का जो प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है लखीमपुर खीरी जिले में। किसानों में अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों से बातचीत के दौरान यही बताया कि हम अपने मत का प्रयोग एक बार फिर से करेंगे, लेकिन कौन सी सरकार आती है ये बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इस सरकार को मात देनी है। जी बिल्कुल, किसानों में रोष देखने को मिल रहा है और उस रोष को लेकर के भी कहीं ना कहीं किसान मतदान करने पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही ये भी है कि जिस तरीके से वहां पर महंगाई या रोजगार के मुद्दे को लेकर के अगर जिक्र करें, क्योंकि देखिए लखीमपुर का जिक्र करें तो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है वो, तो ऐसे में वहां की और क्या कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के लोग मतदान पर पहुंच रहे हैं, मतदान करने? देखिए बिल्कुल, लखीमपुर खीरी के जो एक तो नंबर 1 है विकास का मुद्दा, हाँ। और दूसरी महंगाई, ये तो आम हो चुकी है। लेकिन अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर इंडो नेपाल से सटा गौरीफंटा राजमार्ग जो कि जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, जहां पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। व्यापारियों ने कई बार ज्ञापन दिया, अधिकारियों को बताया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। और दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर मुख्य जो समस्या है वह बाढ़ की आ जाती है। यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व की जो लाइफलाइन कही जाती है सुहेली नदी, उसकी सिल्ट की सफाई नहीं करवाई गई है। और साथ ही हमारे यहाँ शारदा नदी है जिसकी सिल्ट की सफाई नहीं की गई। या तो सिल्ट की सफाई सरकार में करवाई जाती तो कहीं ना कहीं लोगों का फायदा होता, किसानों का फायदा होता, और एक बहुत बड़े जो प्राकृतिक आपदा है बाढ़ की, उससे हम दूरी पा सकते थे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन मुद्दे है वो सबसे ज्यादा यही बाढ़ का मुद्दा था। उसके बाद यहाँ पर मार्गों का मुद्दा है जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हो चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन हादसे होते हैं उसके बावजूद। और यहाँ की जो बात करें, अगर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमने 10 साल तक
यहाँ पर जो मौजूदा विधायक रहे हैं उनके द्वारा जो विकास कार्य के नाम पर किया गया है या नहीं किया गया है, उसको देखकर हम इस बार मतदान करेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर कौन इस बार लखनऊ पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात फारूक ये है कि जो ये लखीमपुर पूरा कांड हुआ, क्या ये वास्तव में लखीमपुर में तो प्रभावित करेगा ही करेगा, मतदानों को कहीं ना कहीं इधर उधर करने में ये कांड जो सामने है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर जिक्र किया जाए लखीमपुर के पड़ोसी जिलों की, तो क्या इसका असर वहां भी देखने को मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर तिकोनिया कांड हुआ, किसानों के साथ जो हिंसा हुई, इसमें किसानों की मौत हुई और साथ ही पत्रकारों की भी मौत हुई है। फारूक आपको रोकेंगे, फारूक आपको यहाँ पर रोकेंगे और सीधे लखनऊ ले चलेंगे जहाँ पर आशुतोष टंडन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। के पक्ष में मतदान हो रहा है। सतीश मिश्रा जी कहें कि ब्राह्मण का जो वोट है वो बट रहा है क्योंकि ये सरकार ने 500 से ज्यादा इनकाउंटर किए, काफी ज्यादा लोग। देखिए, ये सब दल समाज को बांट के राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसा राजनीतिक दल है जिसका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी कितनी सीटें ला रही सर? पिछले 3 चरणों में बीजेपी की लहर थी और चौथे चरण में बीजेपी की सुनामी है। धन्यवाद। सर, नगर विकास मंत्री आप हैं, अनुराग भदौरिया सपा से आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे और अपनी सीट के बारे में? जनता ने पिछली बार लखनऊ पूर्व सीट पे भारतीय जनता पार्टी को 80,000 मतों से जिताया था और इस बार लगभग उससे दुगने मतों से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और लखनऊ की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। धन्यवाद। चौथे चरण में 59 सीटें, 59 में 50 सीटें आएगी भाजपा की, आपकी कितनी आ रही हैं? 50 से ज्यादा। हमारे साथ बात करने के लिए आज आपने वोट डाली, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जनता भारी संख्या में वोट डालने के लिए निकल रही है, ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों से समाचार हैं और मेरी पुनः सबसे अपील है कि मतदान के लिए जरूर निकलें। सर, चौथे चरण में किस तरह देख रहे हैं? पिछले 3 चरणों में जिस तरह सपा करी दोहरा शतक लगा चुके हैं, आप चौथे चरण में आप देखिए, मैंने आपको बार बार कहा 3 चरणों में भाजपा के पक्ष में लहर थी और चौथे चरण में सुनामी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक दल में जातिवाद है और परिवारवाद है, आतंकवाद है जो समर्थन करते हैं, और उसको उनके इस बयान को किस तरह आप देखते हैं? ये सबके सामने है। कौन कौन दल, एक परिवार को कितनी लाल बत्ती उनके वहां थी और आतंकवादियों को छोड़ने का किस सरकार ने काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे माफिया और गुंडे अपने हद में हैं। 1800 करोड़ रुपए से लगभग ज्यादा की संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था वो खाली कराई जा चुकी है। आप भी अपने सीट पे कितना आश्वस्त हैं, कितने बड़े मार्जिन से जीतने का बात देख रहे हैं? मैंने आपको कहा भारतीय जनता पार्टी को जनता का स्नेह, जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और रही लखनऊ पूर्व सीट की बात, पिछली बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 80,000 वोटों से जिताया था और इस बार उससे लगभग दुगने वोटों से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है इस चुनाव में? लखनऊ की 9 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। चौथे चरण में 59 में 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और रही बात प्रदेश की तो 300 से ज्यादा सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 10 मार्च को यह परिलक्षित हो जाएगा। के पूर्व सीट से बीजेपी के विधायक हैं और दरअसल इस सीट पर 1991 से लगातार 2017 तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 1991 में भगवती शुक्ला के द्वारा इस सीट पर कब्जा किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और लगातार 2017 तक कब्जा जमाए रखी भारतीय जनता पार्टी ने। 2017 के विधानसभा चुनाव में अनुराग भदौरिया ही इस सीट से आशुतोष टंडन के सामने मैदान में थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन आशुतोष टंडन ने लगभग 80,000 मतों से अनुराग भदौरिया को हराने का काम किया था और एक बार फिर से आशुतोष टंडन इस पूर्वी सीट पर मैदान में है और समाजवादी पार्टी ने भी अनुराग भदौरिया को मैदान में उतारा है। एक बार फिर से रुख करेंगे लखीमपुर का। जिस तरीके से फारूक आप जानकारी दे रहे थे कि हमने कहा कि क्या वास्तव में लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ पूरा,
ये लखीमपुर से जुड़े हुए जिलों में भी ये प्रभाव डालेगा क्या अपना? जिस तरीके से यहाँ पर लखीमपुर खीरी जिले में एक किसानों के साथ हिंसा हुई, इसमें पत्रकारों की भी मौत हुई, उससे ये जिला ही नहीं ज्वलनशील हुआ, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी आग देखी गई, जिसमें तमाम प्रकार के जो बड़े नेता थे वो लखीमपुर खीरी पहुंचे और जहां पर उन्होंने किसानों के परिजनों से मिले हैं और पत्रकार के परिजनों से मिले हैं। लेकिन इसको अगर हम इस बात की पुष्टि करें कि यहाँ पर इसके अलावा कहीं फर्क देखा जाएगा, इस राजनीति के तौर पर देखा जाए, तो संभवतः यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अन्य जिलों में भी लगातार यह आग फैली हुई है और किसानों को लगभग तमाम तरह का आक्रोश देखा जा रहा है किसानों में। और साथ ही जो राजनीतिक नेता हैं, अपोजिट जो पार्टियां लगातार तंज कसती नजर आ रही थी, लगातार हमला बोलती नजर आ रही थी मौजूदा सरकार पर। लेकिन अब जो हाल होंगे, आखिर 10 तारीख को कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, यह देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फारूक हमारे साथ जुड़े हुए थे लखीमपुर खीरी से, तो जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि लखीमपुर का जो मुद्दा है, दरअसल किसान आंदोलन के बाद से जो वहां पर वाकया हुआ, जो घटना वहां पर घटी, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और लोग घरों से हालांकि बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये एक अहम मुद्दा है लखीमपुर में और इसका असर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि लखीमपुर से जुड़े जिलों में भी देखने को मिल सकता है। तो दरअसल तिकोनिया कांड में जिस तरीके से मामला हाईलाइट में लखीमपुर आया था और उसके बाद लखीमपुर का जो सियासी समीकरण है वो बदला और उसके बाद अब वहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना दुर्ग बचा पाना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि लखीमपुर में भी आज मतदान हो रहे हैं और चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अगर जिक्र करें तो जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 10.43% मतदान हुआ है और लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। लखीमपुर खीरी में ही दरअसल चुनाव का बहिष्कार करने का भी मामला सामने आया है। जिले में धरौरा विधानसभा सीट है लखीमपुर जिले में, जहां पर ईसानगर के शेखपुर गांव के लोगों ने वोट नहीं देने का ऐलान किया है। दरअसल शेखपुर गांव के लोगों को 3.5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में वोट डालने जाना होता है और इससे पहले भी जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान शेखपुर में पोलिंग बूथ नहीं था, तब भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन प्रशासन ने ये कहा था कि अगले चुनाव तक बूथ बनाने का वादा किया था प्रशासन ने। ऐसे में इस बार बूथ ना होने से शेखपुर गांव के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और इस बार शेखपुर और सुल्तानपुर के बासिंदे पड़ोसी गांव मुखलिसपुर के मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे। दरअसल ईसानगर ब्लॉक के गांव शेखपुर में करीब 1400 मतदाता हैं। गांव में स्कूल भी है, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते स्कूल को मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सका है और जिसका खामियाजा शेखपुर और सुल्तानपुर के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने इसी के चलते मतदान बहिष्कार करने की बात भी कही है। तो आज लखीमपुर में भी मतदान हो रहा है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिले में तेजी से हालात बदले और प्रदेश भर में इस मुद्दे को खूब उछाला गया। इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी हुई, लेकिन इस बार जिले में मुद्दों से ज्यादा बागी सियासी समीकरण भी बना और बिगाड़ सकते हैं। और सीधे रुख करेंगे अब रायबरेली का। हमारे साथ संवाददाता अमर प्रताप जुड़ चुके हैं। अमर, जिस तरीके से रायबरेली का अगर जिक्र करें तो रायबरेली अपने आप में एक अहम इसलिए भी हो जाती है, यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि रायबरेली जो है वो सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है और दूसरी तरफ अगर ऊंचाहार विधानसभा सीट का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज पांडे, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, इन सीटों में क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं और कितनी बड़ी इन दोनों लोगों के लिए चुनौती है, जिस तरीके से चाहे आदित्य के लिए जिक्र करें या मनोज पांडे के लिए जिक्र करें?
जी, रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है क्योंकि गांधी परिवार की साख दांव पर लगी है। अगर बात करें रायबरेली की ऊंचाहार सीट की, तो ऊंचाहार से सपा के पूर्व मंत्री व विधायक मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके भी साख दांव पर लगी है क्योंकि वहां से बीजेपी के अमरपाल मौर्य प्रत्याशी हैं, वहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात करें रायबरेली की सदर सीट की, तो यहां से जो भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी चुनौती भरा है क्योंकि रायबरेली सदर से उनकी परंपरागत सीट रही है। उनके पिताजी यहां से लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं रायबरेली सदर पर भी अदिति को चुनौती मिल रही है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अदिति ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो उन्होंने कहा कि अगर इस सीट पर प्रियंका गांधी भी चाहती हैं तो वो भी चुनाव लड़ करके देख ले। जिस तरीके से अगर अदिति सिंह का जिक्र करें तो उनके पिता कांग्रेस के एक दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं, और ऐसे में अदिति भी कांग्रेस के जरिए ही, कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ करके 2017 में विधानसभा पहुंची, और जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा तो बगावती तेवर जो देखने को मिले, तो वास्तव में अदिति को क्या ये लगता है कि वो एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते वो पहुंच सकती हैं? देखिए, अगर 17 का जिक्र करें अमर, तो 17 में कहीं ना कहीं उनके पिता का भी एक बहुत बड़ा योगदान था उनको विधानसभा तक पहुंचाने में। जी, आपको बता दें क्योंकि रायबरेली सदर से उनके पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद वो अपने सामने ही अदिति सिंह को चुनाव लड़ा करके पिछले 2017 के चुनाव में विधायक बना दिया था। इस बार अदिति के सामने कहीं ना कहीं एक चुनौती तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह के नाम का अभी भी कुछ ना कुछ फायदा मिलता नजर आ रहा है अदिति सिंह को। क्या माना जा रहा है, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है या फिर किन किन पार्टियों के सामने मुकाबला है? जी, वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हीं के बीच सीधा मुकाबला देगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनीष सिंह को टिकट देकर के वहां सदर की जो सीट है उसकी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। किन मुद्दों को लेकर के अमर वहां पर लोग जा रहे हैं कि वास्तव में केवल पार्टी ही उनके लिए प्राथमिकता है या फिर रायबरेली की जनता के लिए, रायबरेली के लोगों के लिए कुछ मुद्दे भी हैं? जी, रायबरेली में हमने वोटरों से बात की तो रायबरेली के वोटरों, क्योंकि अब वोटर भी काफी जागरूक हो चुका है, लोग विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर ही वोट कर रहे हैं। लगातार हमने सुबह से ही हम लगातार वोटरों से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास को लेकर के लोग मतदान कर। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हमें लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है चुनाव में, आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, ऐसे में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान करने भी जा रहे हैं, लेकिन सभी सियासी सूरमाओं की जो कि चुनावी मैदान में हैं, उनकी धड़कनें कहीं ना कहीं तेज नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।